जी हाँ दोस्तों, वीडियो का टाइटल है 5 मिस्टेक्स ऑफ गांधी पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी से चर्चा किया था गांधी जी के 3 गंभीर गलतियों के बारे में, और आज जो मेन 2 गलतियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी में आप सभी से कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी सोचा होगा या कभी जाना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से कुछ सवाल है, जिसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिरकार क्यों हमारी एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें मुगलों से शुरू होकर अंग्रेजों के शासनकाल पर चलकर गांधी जी की मृत्यु पर आकर रुक जाती हैं? आखिर क्यों हमें एनसीईआरटी की ऑफिशियली किताबों में गांधी जी की उन बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में जानने को ही नहीं मिलता? इवन दो हमें गोपाल पाठक, लाल मोहन सिंह जैसे क्रांतिवीरों की कहानी भी सुनने को नहीं मिलती एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में। हम में से तो बहुत से लोग गोपाल पाठक के बारे में जानते तक नहीं कि आखिरकार वो थे कौन। आखिर क्यों 1939 के चुनाव में हुए सुभाष चंद्र बोस जी के साथ अन्याय को किसी भी एनसीईआरटी की किताब ने कवर नहीं किया है? इन सारे प्रश्न के उत्तर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है 5 मिस्टेक्स ऑफ गांधी पार्ट 2। On January 30th, 1948, Mahatma Gandhi fell to his assassin Nathuram Vinayak Godse's bullets. नाथूराम विनायक गोडसे ने 3 गोलियां मारकर गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया था। 15 अगस्त सन 1947 को जब देश हमारा आजाद हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। आखिर नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? क्या सरदार पटेल उस समय प्रधानमंत्री के पद के लिए नेहरू से ज्यादा अच्छे थे? लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो हमारी देश की स्थिति अभी कुछ और होती। क्या सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, या फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनने ही नहीं दिया गया? उस टाइम प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका थी, आइए जानते हैं। 1946 में जब आजादी लगभग तय हो चुकी थी, तब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी बननी थी। किसी अंग्रेज को इस कमेटी का अध्यक्ष होना था, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। उस समय यह भी लगभग तय था कि कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चल के भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। जिस समय यह पूरी चर्चा चल रही थी, उस समय मौजूदा कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस पद पर 1940 से ही बने थे, जब से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पद से इस्तीफा दिया था। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, प्लीज जरूर देखें। महात्मा गांधी के कहने पर मौलाना अबुल कलाम आजाद को न चाहते हुए भी कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई। दूसरे शब्दों में ये कहें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री के नए चेहरे की तलाश हो रही थी। 1946 में कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार, आचार्य जेपी कृपलानी समेत अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए थे। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी। यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए वोटिंग के लिए बुलाई गई थी। खास बात तो यह है कि किसी भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित ही नहीं किया था। इसकी 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। इसकी वजह ये थी कि सरदार पटेल की संगठन पर पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर नेहरू को जब वोट मिले ही नहीं तो नेहरू चुनाव जीते कैसे? एक्चुअली नेहरू चुनाव जीते ही नहीं थे, वो तो प्रधानमंत्री के रूप में महात्मा गांधी नेहरू जी को ही देखना चाहते थे। सरदार पटेल के चुनाव जीतने के बावजूद गांधी जी ने सरदार पटेल पर प्रेशर डाला कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू जी को दे दें। दोस्तों, आप सभी को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं थी जब गांधी जी अपनी मनमानी कर रहे थे। पार्टी के कई नेताओं को गांधी जी की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उससे गांधी जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और आखिरकार सरदार पटेल ने अपना पद नेहरू जी को दे दिया, जिससे वह मौजूदा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री भी। दोस्तों, 1947 का दिन आपको जरूर याद होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन साथ ही साथ हमें बंटवारा का भी गम था। ऐसे में महात्मा गांधी जी हिंदुओं के विरोधी और मुस्लिमों के समर्थक के रूप में अपना इमेज पूरी तरीके से बिगाड़ चुके थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में आसीन थे।
पाकिस्तान को लेकर मुद्दा कश्मीर के लिए गरमाया हुआ था। 12 जनवरी सन 1948 में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार पटेल ने एक बयान में कहा था कि हम कश्मीर को लेकर बात करेंगे, लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने कोई फिक्स तारीख या पेमेंट का प्रावधान नहीं रखा था। सरदार पटेल ने खुले शब्दों में यह कह दिया था कि जब तक कश्मीर मुद्दे का हल नहीं होता, हम पाकिस्तान को बकाया भुगतान नहीं करेंगे। सरदार पटेल अच्छी तरीके से जानते थे कि पाकिस्तान बकाया राशि रोके बिना कश्मीर के मुद्दे में हल नहीं निकालेगा। उस समय पाकिस्तान की तरफ से दंगे फसाद बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। कारणवश सरदार पटेल ने यह डिसीजन लिया कि पाकिस्तान की बकाया राशि अभी रोकी जानी चाहिए। देखिए, आग बुझाने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो आग में पानी डाल दिया जाए या फिर उसे ईंधन ही ना दिया जाए। भारत सरकार ईंधन नहीं देने वाला काम कर रही थी, जो कि कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता था दंगों को रोकने का और शांति फैलाने का। गांधी जी को जब यह बात पता चला कि पाकिस्तान की बकाया राशि रोकी जा रही है, तब गांधी जी ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई और इसके विरोध में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल की धमकी देते हुए भारत सरकार को यह कहा कि पाकिस्तान को बकाया भुगतान कर दिया जाए। आखिरकार 12 जनवरी सन 1948 को भारत सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा गांधी जी के इस भूख हड़ताल के चलते। सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन गांधी जी ने किसी की भी नहीं सुनी। मौजूदा समय में सरदार पटेल को गांधी जी की यह भूख हड़ताल और अहिंसा वाली बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस बारे में अपनी किताब में लिखा है कि 13 जनवरी सन 1948 को गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि 17 जनवरी सन 1948 को सरकार ने गांधी जी की सारी बातें मान ली और पाकिस्तान को बकाया राशि देने को राजी हो गए, जिसके कारण सरदार पटेल की भारत के लिए बनाई गई मास्टर प्लान धरे के धरे रह गए। ये सब होने के बाद नाथूराम गोडसे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि आगे चल के इस तरीके का इंटरफेयर गांधी जी भारत सरकार के निर्णय में ना ले तो अच्छा होगा, और इसके लिए नाथूराम गोडसे कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके अनुसार ये भारत के लिए जीने और मरने का प्रश्न था। 20 जनवरी सन 1948 को एक बम ब्लास्ट किया गया, जिसके समीप ही गांधी जी की प्रार्थना सभाएं चल रही थी, जो कि गांधी जी को मारने के लिए पहला षड्यंत्र था, जिसमें बम फेंकने वाला व्यक्ति मदन लाल पाहवा थे। इस हमले में गांधी जी बाल बाल बच गए। इस हमले के पश्चात पुलिस का नेटवर्क गांधी जी की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गई थी। आखिरकार 30 जनवरी सन 1948 को जब गांधी जी प्रार्थना सभा के चक्कर लगा के वापस आ रहे थे, तभी बिरला हाउस में नाथूराम विनायक गोडसे ने लगातार 3 गोलियां चलाकर गांधी जी की सीने को छल्ली कर दिया। उनके सीने से बहता हुआ लहू सीधे जमीन पर आ गिरा और 20 मिनट तक वो छटपटाते रहे और अंतिम सांस गिन रहे थे। गोली चलाने के बाद नाथूराम गोडसे ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दिया और खुद ही पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, इससे पहले आपने मेरी पिछली वाली वीडियो 5 मिस्टेक्स ऑफ गांधी पार्ट 1 देखी होगी। उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे गांधी जी ने एक देशव्यापी आंदोलन, जिसे असहयोग आंदोलन कहते थे, उससे कुछ उग्रवादियों ने जब पुलिस स्टेशन को जला दिया, इससे आघात होकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट गांधी जी 1948 में पाकिस्तान की बकाया राशि देने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके का हिंसा हम सामना कर रहे थे। दोस्तों, आप सभी प्लीज बताएं कि क्या सही था, क्या गलत। क्या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेके सही किया, जो कि कुछ लोगों की वजह से हुआ था, एक छोटी पुलिस स्टेशन को जलाने के कारण, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हिंसावादी व्यवहार के बावजूद गांधी जी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे कि उनकी बकाया राशि उन्हें वापस कर दी जाए। दोस्तों, ये तो हो गई महात्मा गांधी जी की मृत्यु तक की बातें। अगर मैं ये कहूँ कि अगर महात्मा गांधी जी की मृत्यु नहीं होती तो क्या होता, इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने महात्मा गांधी जी को एक प्रोजेक्ट सौंपा था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी जी की सहमति चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक वाइड कॉरिडोर बनाया जाए, जो कि भारत के नक्शे को बीचों बीच से चीरते हुए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़े। और महात्मा गांधी ने हमेशा की तरह मोहम्मद अली जिन्ना को अपना समर्थन इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया था। और आपको तो पता ही है कि महात्मा गांधी की सहमति मतलब पूरे देश की सहमति
चाहे उससे देशवासी या फिर देश के नेता सहमत हो या ना हो। अब आप सभी प्लीज अपना ओपिनियन दीजिए कि नाथूराम विनायक गोडसे ने सही किया या गलत किया। दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। अगर जिन्होंने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ कर ले, क्योंकि इसके बाद इमरजेंसी के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाली है।